सीमा देवी ने पेंशन के पैसों से अपने बेटों को पढ़ाया। दो बेटे तो पढ़कर अच्छी नौकरी करने लगे और अपनी पत्नियों को लेकर अलग घर में रहने लगे, जबकि दो निकम्मे और आवारा निकले। जिस दिन माँ को पेंशन मिलती, बेटे माँ के साथ बैंक जाते और पैसे अपनी अय्याशियों में खर्च कर देते। वो माँ से अपने सारे काम करवाते। अगर माँ काम न करती तो वो माँ को मारते पीटते। एक दिन माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं, मुझे मेरे दूसरे बेटों के पास जाने दो। गुस्से में बेटे ने माँ को कमरे में बंद कर दिया और खुद छत पर सोने चला गया। तभी एकदम छत से, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं अब इस घर में, सीमा देवी के बड़े बेटे सुरेश ने चिल्लाकर कहा। तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुरेश ने दाएं हाथ से पकड़ा हुआ अपने सबसे छोटे भाई राघव का गिरबान छोड़ा तो वो नशे में झूमता हुआ नीचे जा गिरा। सीमा देवी तड़पकर आगे बढ़ी। चौराहे पर बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा था, वहाँ से पकड़ कर लाया हूँ इसे। 30 साल का हो गया है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इसके। उसके बाद भी ये सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है। घर में रुपए पैसे देना तो अलग, ये अपना और अपने बच्चों का खर्चा भी नहीं उठा सकता, वो भी इसने मेरे सर पर डाल रखा है। मैंने पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी इसलिए नहीं की कि इस जैसे हरामखोर के खर्चे उठाऊं, सुरेश गुस्से से कह रहा था। सीमा देवी ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। जिस चीज़ का उन्हें डर था आज वही हुआ। किचन में काम करती सुरेश की पत्नी भी बाहर निकल आई। देखे इसे, ये ना खुद काम करता है और ना ही उसकी पत्नी। सारा दिन वो भी चारपाई तोड़ती है और ये बाहर लोगों से पैसे मांग मांग कर अपना नशा पूरा करता है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर इन लोगों को आपने घर से ना निकाला तो मैं अभी और इसी समय इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। सुरेश एक बार फिर गुस्से में चिल्लाया तो सीमा देवी घबराकर उठ खड़ी हुई। बेटा, ये तेरे छोटे भाई हैं, उसने अपने बेटे को समझाना चाहा, मगर सुरेश अब आपे से बाहर हो रहा था। उससे छोटा विशाल भी अब तक खामोश खड़ा था। अचानक बोल उठा, माँ, आप इन दोनों को क्यों नहीं समझाती? घर का सारा बोझ मुझ पर और सुरेश भाई पर है। हम दोनों रविवार के दिन भी छुट्टी पर जाते हैं और जो पगार मिलती है वो हम घर पर खर्च कर देते हैं। ना ही राघव कोई काम करता है और ना ही रंजीत, दोनों को सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने की पड़ी है। राघव की तो आपने हमारे पैसों से शादी कर दी, लेकिन रंजीत का क्या करेंगी? अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो मैं उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। सुरेश ने भाई का साथ दिया तो सीमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था बात बिगड़ चुकी है। पति के देहांत के बाद उन्होंने पेंशन से अपने इन चारों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला था। बड़े दोनों तो भाग्यशाली थे कि जब बाप का देहांत हुआ वो दोनों थोड़ा बड़े हो चुके थे। अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उनके गुणों में निखार आ चुका था। पिता के देहांत का इन पर कुछ खास असर न हुआ, लेकिन छोटे दोनों बुरी तरह से बिगड़ गए थे। पेंशन के पैसों से उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए सीमा देवी ने घर के पास के स्कूल में डाला। समय के साथ साथ उनकी संगत बिगड़ती चली गई और बड़े होने तक पूरी तरह से नकारा हो चुके थे। सुरेश और विशाल तो जैसे तैसे करके पढ़कर अच्छी नौकरियों पर लग गए, मगर रंजीत और राघव ने ना तो शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही कोई ढंग का कोई काम करते थे। सोने पर सुहागा ये था कि छोटे राघव को तो नशे की लत भी लग चुकी थी। सीमा देवी ने बड़े दोनों बेटों की मिन्नत करके राघव की शादी करवाई थी कि शायद शादी के बाद उसने जिम्मेदारी का एहसास जागे और वो कोई ढंग का काम करे, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ था। उसका स्वभाव अब भी वही था। वो सुबह 12 बजे से पहले ना जागता और रात गए तक दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता। उसकी पत्नी भी ढीठ स्वभाव की थी। घर का काम काज करने का दिल होता तो कर लेती, वरना सारा दिन मोबाइल लेकर कमरे में घुसी रहती। सीमा देवी सारा दिन बहुओं के आपस के लड़ाई झगड़े ही निपटाती रह जाती थी। सुरेश और विशाल की पत्नियां घर के कामकाज भी करती और उन्हें कुछ इस बात का भी घमंड था कि घर का सारा खर्चा उन दोनों के पति उठाते हैं। वो राघव की पत्नी से भी तंग आ चुकी थी। उस दिन तो सीमा देवी ने जैसे तैसे करके मामला संभाल लिया। उन्होंने राघव से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई कि वो आगे से काम पर जाया करेगा और हर महीने घर के राशन के लिए पैसे दिया करेगा। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से चला गया और ऐसा ही हुआ भी। कुछ समय के लिए राघव ने मजदूरी पर जाना शुरू कर दिया। रंजीत तो वैसे भी छोटा मोटा काम कर ही लिया करता था। एक दिन वो माँ के पास आकर बैठ गया, माँ, अब तो मैं भी 28 साल का हो गया हूँ, मेरी भी शादी करवा दो, मुझे एक पुलिस वाले की बेटी बहुत पसंद है, उसने कहा। तो सीमा देवी सोच में पड़ गई। उनका जी चाहता था कि मरने से पहले अपने चारों बेटों के घर बसते हुए देख ले। उन्होंने विशाल और सुरेश के आते ही उनसे बात की, माँ, एक नया खर्चा हमारे सर पर मत डालो। पहले घर के राशन और बिलों ने मेरी कमर तोड़ रखी है, अब उसमें से रंजीत की शादी कहाँ से करवाऊँ? सुरेश ने तो साफ जवाब दे दिया, मगर विशाल ने थोड़ी मदद करने की हामी भर ली और यूँ सीमा देवी की चौथी बहू ब्याह कर उनके घर आ गई। बहू का ब्याह कराना था कि ये ताबूत भी आखिरी कील साबित हुआ। सीमा देवी को पता न था कि वो अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। ये रंजीत की शादी के 5वें दिन की बात थी कि नई दुल्हन का बड़ा भाई घर आकर बैठ गया।
सीमा देवी ने चाय और नाश्ता विशाल की पत्नी से बनवाकर उसके सामने रखवाया, लेकिन वो चाय नाश्ते के बाद भी ढीठों की तरह बैठा रहा और नजरें घुमा घुमा कर पूरे घर को देखता रहा। सीमा देवी परेशान सी होने लगी। उन्होंने नई दुल्हन को बुलाया। क्या बात है, तुम्हारे भाई को कोई काम है क्या? काफ़ी देर हो गई है, अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सीमा देवी ने गंभीरता से कहा। तो नई दुल्हन के तो तेवर ही बिगड़ गए। मेरा भाई यहाँ पर फालतू नहीं बैठा, उसे आपके छोटे भाई बेटे का इंतजार है। दुल्हन तो जवाब देकर अंदर अंदर चली गई, मगर सीमा देवी की परेशानी और बढ़ गई। ये बदमाश दिखने वाला आदमी आखिर उनके बेटे राघव का इंतजार क्यों कर रहा था? नई दुल्हन का वो भाई, जिसका नाम अमित था, लाल लाल आंखों से पूरे घर को देखे जा रहा था। सीमा देवी ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? वो आदमी अचानक भड़क कर बोला, परेशान तो होना ही है ना माँ जी, 3 दिन बाद रुपए वापसी का बोलकर अभी तक आपके बेटे ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। नई रिश्तेदारी का ख्याल न होता तो अब तक उसे पकड़कर सबक सिखा चुका होता। मेरे नाम से तो मोहल्ला कांपता है, ये तो मेरी बहन का घर है, इसलिए रुका हुआ हूँ। अब वो आ जाए तो मैं उससे अपने पैसे लेकर ही घर जाऊँगा। उसकी बात ने तो सीमा देवी के होश उड़ा दिए। कौन से पैसे, कैसे पैसे? उन्होंने घबराहट में पूछा। तो अमित और बिगड़ गया। अरे भाई, जिस दिन शादी थी उसी दिन राघव बहुत घबराया हुआ मेरे पास आया था और बोला कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, घर वाले सब शादी में व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है, उसे 2 रुपये भी दे दे, बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। ये कहकर राघव ने मुझसे 50,000 रुपये ले लिए। अब तक तो बच्चा ठीक हो गया होगा, उसने कहा था 3 दिन बाद रुपये वापस कर देगा। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो हठधर्मी से बोला। तो सीमा देवी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। राघव के दोनों बच्चे तो ठीक ठाक थे, उनमें से तो कोई भी बीमार नहीं हुआ था, बल्कि शादी पर पहनने वाले कपड़े जूतों तक का खर्चा सुरेश ने उठाया था। तो फिर राघव ने उस आदमी से पैसे क्यों लिए? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। सीमा देवी ने बोलने की कोशिश की तो वो आदमी अचानक बिफर कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो सीमा देवी को कुछ कहता, अचानक राघव और रंजीत चले आए। रंजीत के साले को सामने खड़ा देखकर राघव के होश उड़ गए। हाँ भाई, अब ठीक है तेरा बच्चा, चल ला, मेरे पैसे मुझे दे। अमीन ने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा तो उसके पसीने छूटने लगे। रंजीत भी हैरान होकर कभी अपने साले को देखता और कभी राघव को, और जब उसे पता चला कि राघव ने उसके साले से 50,000 रुपये लिए हैं तो उसका रंग पीला पड़ गया। शर्म नहीं आती तुझे? अभी 4 दिन पहले मेरी शादी हुई है और तू मेरा घर उजाड़ने पर लगा है। कौन सा बच्चा बीमार था तेरा झूठे? ज़रूर तू ये पैसे जुए में हार कर आया होगा। मैंने सुना था कि सब कह रहे थे कि तूने जुए में बड़ी पूंजी हारी है। रंजीत ने शक भरी नज़रों से अपने भाई को देखा तो राघव आए बाएं शाये करने लगा, लेकिन अमित को समझ आ गया था कि उसके रुपए डूब गए हैं। उसने आओ देखा न ताओ तड़ातड़ कई थप्पड़ राघव के मुंह पर रसीद कर दिए। पूरे घर में तमाशा लग गया। कमरों में आराम से करते सुरेश और विशाल घबराकर सीमा देवी के कमरे में जमा हो गए। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा, मगर अमित किसी को जवाब देने के बजाय बस राघव को मारे जा रहा था। उसकी बहन भी आकर चिल्ला रही थी और रंजीत तो 5 दिन के अंदर ही पत्नी का ऐसा गुलाम बन चुका था कि ऊंची ऊंची आवाज़ में राघव समेत अपने सब घर वालों को गालियां दे रहा था। ये सब तो हैं ही ऐसे लालची, ने तो जहाँ कहीं रुपए नजर आते हैं वही लाल टपकाने लग जाते हैं। अब मेरा ससुराल में पैसे वाला है तो बस शुरू हो गए पैसे मांगने, रंजीत ने कहा। तो सीमा देवी को एक जोरदार धचका लगा, मगर सुरेश और विशाल की सहनशीलता अब जवाब दे चुकी थी। अमित आगे बढ़कर विशाल से कह रहा था, ये तेरा भाई है जिसने मुझसे उधार रुपए लिए हैं, अब तू ही है मुझे उसके हिस्से के रुपए वापस लौटाएगा, वरना मैं तेरे घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल उठा लूंगा, उसने कहा। तो विशाल ने अचानक उसके दोनों हाथ झटक दिए। कुछ नहीं लगता ये मेरा, मैं पहले ही इनके खर्चे पूरे कर करके तंग आ चुका हूँ। माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नहीं सुधरने वाला, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप इसे घर से निकालेंगी या मैं इस घर से चला जाऊँ? विशाल की बात पर सीमा देवी बुरी तरह से घबरा गई। वो कभी एक बेटे को देखती और कभी दूसरे बेटे को। तभी सुरेश भी आगे आया। विशाल सही कह रहा है माँ, अभी और इस समय इस नशेड़ी को घर से निकालें, वरना ये हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और अगर नहीं निकाला तो फिर मैं अपनी पत्नी बच्चों समेत यहाँ से चला जाऊँगा। सीमा देवी घबराती हुई अपने हाथ मसलने लगी। मैं घर से कैसे निकाल दूँ? उन्होंने बेबसी से कहा। और जैसे ही ये सुना, सुरेश और विशाल पलटे और अपने कमरे में चले गए। अमित मूँछों को ताव देते हुए ग्राहकों को अभी भी धमकियाँ दे रहा था। 3 दिन बाद आऊँगा, अगर मुझे पैसे ना मिले तो फिर देख तेरा क्या हाल करता हूँ। वो धमकियाँ देता बाहर चला गया। तो नई नवेली दुल्हन भी रंजीत को लेकर कमरे में आ गई। सुरेश और विशाल बाहर निकले तो उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया था। सीमा देवी रोती रह गई, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं रुका। अब हम अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। माँ, हमारी कमाई से पहले ही खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, अब मैं उसके जुए के लिए भी पैसे भरूं, ये मुझसे नहीं होगा, विशाल ने साफ जवाब दे दिया और घर से बाहर चला गया। सुरेश भी उसके पीछे पीछे बाहर निकलता चला गया।
सीमा देवी आंगन में अकेली खड़ी रोती रह गई। रंजीत तो कमरे से बाहर निकला ही नहीं। राघव भी थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा और फिर दोबारा से घर से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं था। वो आराम से अपने कमरे से निकली और चाय बनाकर दोबारा अपने कमरे में जा घुसी। सिर्फ सीमा देवी थी जिनका दिल तड़प कर रो रहा था। थक हार कर वो भी अंदर चारपाई पर जाकर लेट गई। राघव आधी रात को वापस आया तो उसकी पत्नी बच्चा गोद में लिए कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। इसने रो रो कर मेरा सिर खा लिया है, इसे दूध चाहिए और घर में दूध नहीं है, राघव की पत्नी ने कहा तो राघव ने अपना सर पकड़ लिया। रोज तो विशाल दुकान से दूध लेकर आता था, आज वो नहीं था तो कोई भी दूध न लाया। राघव करवट बदलकर सोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी की चिक चिक और बच्चे की रोने की आवाज़ ने उसे सोने न दिया। तंग आकर वो कमरे से निकल आया। उसे पता था उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस दुकान पर भी जाएगा वहाँ से दूध की बजाय जूते ही खाकर वापस आएगा। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से माँ के कमरे में चला आया। सीमा देवी सो चुकी थी, आंसुओं के निशान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। राघव ने माँ को हिलाया, माँ जल्दी उठे, मेरे साथ दुकान पर चलो, मेरा बच्चा भूखा है, उसके लिए दूध चाहिए। राघव ने हठधर्मी से कहा तो सीमा देवी हैरान हुई, मैं दूध कैसे लेकर आऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। उन्होंने कहा तो राघव ने बोला, इसलिए तो आपको लेकर जा रहा हूँ। दुकान वाला जब एक बूढ़ी औरत को सामने देखेगा तो जरूर कुछ ना कुछ दे ही देगा। तुम थोड़ा चेहरे पर उदासी फैला लेना, चलो जल्दी उठो। उसने हाथ से पकड़कर माँ को घसीटकर चारपाई से नीचे खड़ा कर दिया। वो अरे अरे कहती रह गई, मगर राघव ने खींचते हुए बाहर ले आया। सौभाग्य से एक दुकान खुली हुई थी। सीमा देवी को राघव ने ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया। सीमा देवी को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन राघव ने इतना मजबूर कर दिया कि आखिर उन्होंने दुकान वाले से विनम्रता से कहा कि वो उन्हें 1 किलो दूध उधार दे दे। दुकान वाला राघव को तो कड़े तेवरों से घूर रहा था, मगर सीमा देवी को वो सब लोग जानते थे कि वो एक सीधी और अच्छी औरत है। दुकानदार ने सीमा देवी को दूध पकड़ा दिया। दूध पकड़ते ही राघव लपक कर घर की ओर चल पड़ा। उसने पलट कर भी ये भी ना देखा कि सीमा देवी उसके साथ आ भी रही हैं या नहीं। वो खुद ही अंधेरे में पत्थरों से टकराते हुए घर वापस आई। अगले दिन घर में एक नया भूचाल उठ खड़ा हुआ था। घर के कामकाज करने में दोनों छोटी बहुओं की आपस में लड़ाई हो रही थी। राघव की पत्नी कहती थी कि उसके दो छोटे बच्चे हैं, वो घर के काम नहीं करेगी और उसे तो घर के काम करने की आदत भी ना थी। जबकि नई दुल्हन कहती थी कि अभी तो उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। बात बात पर वो अपने अमीर ससुराल वालों का ताना देने लगती। उसका पति तो वही बोलता जो उसकी पत्नी कहती थी, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत मजदूरी करने चले जाया करता था, पत्नी के आते ही उसने वो भी छोड़ दी थी। जो उसका खर्च होता वो पत्नी मायके जाती और कुछ रुपए ला कर उसके हाथ पर रख देती, तो वो खुशी खुशी पत्नी की सारी बातें मानता रहता। दोनों बहुओं ने जमकर एक दूसरे से लड़ाई कर ली तो अपने अपने कमरों में बंद हो गई। राघव और रंजीत खुले मुंह के साथ आंगन में खड़े थे। माँ उठकर नाश्ता बना दो। आखिर में सीमा देवी की तरफ ही उनका निशाना गया। वो जैसे तैसे करके उठी और दोनों छोटे बेटों के लिए नाश्ता बनाने लगी। उनके लिए बना तो दोनों बहुएं कमरे से निकल आईं। माँ जी हमें भी एक पराठा बना दो। सीमा देवी ने ना चाहते हुए भी उनके लिए पराठे बना दिए। दोपहर तक वो किचन में खड़ी रहीं। धीरे धीरे करके दोनों बहुओं ने कामकाज का सारा बोझ बूढ़ी सास पर डाल दिया। अगर वो काम ना करती तो घर के काम यूं ही बिखरे पड़े रहते। बहुएं अलग चीख चीख कर आसमान सर पर उठाए रखती और राघव और रंजीत बाहर से आते तो खाना बना हुआ ना देखकर सीमा देवी पर चिल्लाने लगते, शर्म नहीं आती माँ तुम्हें, एक तो तुम घर में भी नहीं बैठने देती और अगर 2 रुपए कमाने के लिए घर से चले जाते हैं तो कम से कम वापसी पर खाना तो मिलना चाहिए। मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, वो पेट से है। इस हालत में तुम चाहती हो कि मैं उससे खाना बनवाऊं? क्या हो जाएगा अगर 2 रोटी बना दिया करोगी? रंजीत दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया था। वहाँ से वापस आया तो खाली किचन देखकर माँ पर बरसने लगा। सीमा देवी को तेज बुखार था, वो बिस्तर पर लेटी कराह रही थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा था कि अपनी पत्नी से कह दिया करो कि वो तुम्हारे लिए खाना बना दिया करे। तब बेटे ने उन्हें इतनी सुना दी। सीमा देवी की आंखों से आंसू आने लगे। रंजीत ढीठों की तरह वहीं खड़ा रहा, जल्दी से मुझे रोटी बना कर दो। मगर सीमा देवी के अंदर हिम्मत कहाँ थी। वो जैसे तैसे करके उठी और राघव के कमरे तक चली आई। उन्होंने कई बार दरवाज़ा बजाया मगर दरवाज़ा ना खुला। आखिर बार उन्होंने जोर से दरवाज़ा बजाया तो राघव ने दरवाज़ा खोला। माँ को सामने देखते ही वो बिगड़ गया। क्यों दरवाज़ा बजाए जा रही हो? सोने भी नहीं देती, सारी रात बच्चा रोता रहता है और सुबह सुबह तुमने दिमाग खराब कर रखा है। उसने कहा तो सीमा देवी का दिमाग ही हिलकर रह गया। दोपहर के 3 बज रहे थे और उसे लग रहा था कि अभी सुबह है। उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। मुझे तेज़ बुखार है, मैं दोपहर का खाना नहीं बना सकती। अपनी पत्नी से कहो कि आकर खाना बना दे, सीमा देवी ने कहा और पलटने लगी। लेकिन अचानक ही राघव के सर बिगड़ गए। बस भी करो माँ, कितने काम करवाओगी मेरी पत्नी से? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके, सारा दिन वो कामों में लगी रहती है। अभी भी बच्चे को सुलाकर बड़ी मुश्किल से सोई है। रंजीत से कहो बाहर से लेकर आए, राघव ने कहा और खटाक से दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया।
सीमा देवी हक्का बक्का खड़ी रह गईं। पीछे रंजीत खड़ा लगातार चिल्ला रहा था। सीमा देवी ने आंसू साफ किए और थके हारे कदमों से चलती किचन में चली गईं। बुखार से तपते शरीर के साथ उन्होंने पूरे घर का खाना बनाया। तब भी दोनों बेटों में से किसी को शर्म न आई। ना ही दोनों ने अपनी पत्नियों को कहा कि बाहर निकलकर माँ का हाथ बटा दें। शाम तक सीमा देवी निढाल हो चुकी थी, मगर उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। बल्कि राघव तो कुछ और ही सोच रहा था। रंजीत की जेब में से पैसे होते, लेकिन वो घर में 1 रुपया तक न देता। राघव तो कुछ कमाता ही न था। घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता और इस लड़ाई झगड़े का सारा मलबा सीमा देवी पर गिरता। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर और निढाल रहने लगीं। अक्सर वो बैठे बैठे सुरेश और विशाल को याद करती और फूट फूट कर रोने लगती। एक दिन राघव घर आया तो बड़ा खुश था। उसने सीमा देवी को देखा और जल्दी से बोला, माँ मेरे साथ चलो, थोड़ी सी मेहनत के बाद हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने कोशिश तो की है पर काम नहीं बना। राघव की बात सुनकर सीमा देवी हैरान रह गईं। कल रात से घर में खाना न बना था और खाली पेट सुबह से काम कर करके उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। राघव उन्हें घसीटता हुआ घर से बाहर ले आया। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? किस काम की बात कर रहे हो? उन्होंने पूछा तो राघव, जो अब तक एक रोड तक पहुँच चुका था, जल्दी से पल्लू सीमा देवी के चेहरे पर डालते हुए बोला, बस थोड़ी देर यहाँ भीख मांगने वाली औरत बनकर बैठ जाओ। मैंने देखा है कि इस तरह लोग बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। आप बूढ़ी भी हैं और हुलिया भी ऐसा है कि लोग जल्द ही दया दिखाएंगे और आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे। मेहनत मजदूरी मुझसे नहीं होती। सारा दिन मेहनत करो, मेहनत कौन करे? आखिर में जाकर बस 400-500 रुपये मिलते हैं। यहाँ भी थोड़ी देर में हज़ारों रुपये जमा हो जाएंगे। वो जोश से बोला तो सीमा देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया, मगर राघव ने ज़बरदस्ती उन्हें सड़क पर बिठा दिया। सीमा देवी फूट फूट कर रोने लगी। राघव दर्दनाक आवाज़ में पुकारने लगा, ये मेरी बूढ़ी माँ है जिसे इलाज की ज़रूरत है। लोग उसकी आवाज़ सुनते और सीमा देवी पर दया खाकर उनकी झोली में पैसे फेंकते जाते। सीमा देवी को यूँ लग रहा था जैसे ये पैसे नहीं पत्थर हों। राघव हर थोड़ी देर के बाद आता और खुशी खुशी उनकी झोली में पड़े हुए पैसे समेट लेता। सड़क पर बैठे बैठे सीमा देवी के घुटनों की हड्डियां जवाब देने लगीं। आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों में से धूल मिट्टी उड़कर उनके ऊपर उड़ पड़ती तो उन्हें खांसी का एक दौरा पड़ जाता। मगर राघव को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। एक गाड़ी सीमा देवी के सामने रुकी और उसने खिड़की से आधा खाया हुआ बर्गर सीमा देवी की तरफ उछाला। वो बर्गर सीधा सीमा देवी के चेहरे पर आकर लगा। सीमा देवी बेइज्जती के तेज एहसास से रोने लगी, मगर राघव भागकर उनके पास चला आया। चलो माँ, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी पैसे कल कमा लेंगे। वो नोट गिन रहा था। सीमा देवी खुद ही ज़मीन से उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। घर पहुंची तो उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। राघव की पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी। राघव ने आते ही उससे कहा कि चल आजा, बाहर खाना खाने चलते हैं, आज तो बड़ी कमाई हुई है। उसकी पत्नी खुशी से तैयार होकर बाहर निकल आई, लेकिन सीमा देवी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो अचानक ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं ये सब नहीं कर सकती, भगवान के लिए मेरे हाल पर दया करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं घर के काम भी करूं और तुम्हारे साथ सड़क पर भीख भी मांगूं। मुझे सुरेश और विशाल के पास जाने दो, वो दोनों मेरा ख्याल रख लेंगे। तुम लोगों ने जैसे ज़िंदगी गुजारनी है गुजारते रहो। सीमा देवी की बात पर राघव के माथे पर बल पड़ गए। रंजीत भी उनकी आवाज़ें सुनकर बाहर निकल आया था। क्या कहा माँ? सुरेश भाई के पास जाना है? मैं समझ गया, पेंशन के पैसे आने वाले हैं ना। तुम तो हमेशा से पिताजी की पेंशन के सारे पैसे उन्हीं दोनों को देती थी। अभी भी इसीलिए वहाँ जाना चाह रही हो कि उन्हें पैसे उन्हें दे सको? वाह, खाना हमारे घर से और सेवा उन दोनों बड़े बेटों की। खबरदार जो यहाँ से कदम भी बाहर निकाला तो। रंजीत ने माँ को पकड़ा और घसीटता हुआ उनके कमरे तक ले गया। सीमा देवी की हड्डियाँ चटक रही थीं। रंजीत ने उन्हें अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्कुल सही किया, राघव ने ऊंची आवाज़ में कहा। दोनों भाई जिंदगी में पहली बार किसी बात पर एक हुए थे। अंदर सीमा देवी फूट फूट कर रोती रहीं और दरवाज़ा पीटती रहीं। भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मगर किसी ने दरवाज़ा न खोला। चीखते चीखते सीमा देवी का गला सूख गया, मगर किसी को उन पर दया न आई। राघव अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। खुद खा पीकर जिस समय वो लौटा, रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। रंजीत आराम से अपने कमरे में सो रहा था। राघव भी कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद लाइट बंद हो गई। गर्मी और मच्छर ने परेशान किया तो राघव और रंजीत दोनों ही बाहर निकल आए। ये क्या मुसीबत है, पहले तो कभी इस समय लाइट नहीं गई। दोनों चिढ़कर बोले। सीमा देवी के कमरे से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं, लेकिन शायद वो अब थक चुकी थी। माँ को भी चैन नहीं, आधी रात को भी जाग रही हैं। रंजीत ने दरवाजे की ओर मुँह करके आवाज़ लगाई, सो जाओ माँ, क्या चुड़ैलों की तरह आधी रात तक जाग रही हो? दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दोनों को इतना भी एहसास न था कि माँ ना जाने कब से भूखी और प्यासी हैं, उन्हें कुछ खाने को ही दे दें। दोनों ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। कच्ची पक्की सी छत के ऊपर दो चारपाई पड़ी थी। ऊपर ठंडी ठंडी हवा में
दोनों को बड़े मज़े की नींद आने लगी। राघव तो कल के सुनहरे सपने देख रहा था कि कल कितने हजार माँ की भीख से उठा लूंगा, और रंजीत सोच रहा था कि कल माँ को ले जाकर पेंशन के पैसे ले लेगा। अचानक फिजा में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। ये कैसी आवाज़ें हैं? राघव चौंका। रंजीत बोला, अरे मोहल्ले में शादी है, इसलिए लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वो दोनों फिर से आंखें बंद करके सोने लगे, लेकिन माँ की आग तो उन्हें लग चुकी थी। न जाने किसकी बंदूक से निकली हुई गांधी गोली ने उनकी छत पर रास्ता पकड़ा और चारपाई पर लेटे राघव के सीने में आ लगी, और वो बिना आवाज़ किए वहीं पर ख़त्म हो गया। उसके साथ वाली चारपाई पर लेटा रंजीत हक्का बक्का होकर उठ खड़ा हुआ। फायरिंग की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। उसने अंधाधुंध नीचे की ओर दौड़ लगाई। सीढ़ियाँ कच्ची पक्की और टूटी फूटी सी थी। पहली सीढ़ी पर ही उसका पैर मुड़ा और वो औंधे मुँह सीढ़ियों पर गिरता चला गया। सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और आखिरी सीढ़ी पर गिरने से पहले ही वो भी परलोक सिधार चुका था। कमरे में सोई हुई इन दोनों की पत्नियों ने जब चीखों की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल आईं, और सामने का दृश्य देखते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। राघव की पत्नी ने घबराकर सीमा देवी के कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। सीढ़ियों के नीचे रंजीत खुली आंखों के साथ पड़ा था, और ऊपर चारपाई पर राघव की लाश पड़ी थी। सीमा देवी दिल थामकर वहीं गिरती चली गईं, मगर ये भगवान का इंसाफ था। माँ के साथ जुल्म और अत्याचार करने वालों के साथ यही होता है। सुरेश और विशाल तक खबर पहुंची तो वो खामोशी से आकर माँ को अपने साथ ले गए। राघव की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा बैठी, जहां वो दिन रात भाभीयों के ताने सुनती थी। रंजीत की पत्नी भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। राघव और रंजीत का नामो निशान तक न रहा। सीमा देवी सुरेश और विशाल के घर में आराम से रहने लगीं। उन दोनों की पत्नियां सीमा देवी की खूब सेवा करती थीं। सुरेश और विशाल मेहनत करते और वहां से मिलने वाली कमाई माँ के हाथ पर रखते तो सीमा देवी की आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन सच तो ये था कि जिन दो बेटों ने माँ की सेवा की थी, आज जिंदगी में बस वही सफल थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपको क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।